प्रिय विद्यार्थियों एवं ज्ञान प्रेमी साथियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग अभी दर्शन, जीवन और जगत की समझ तथा हिंदी का विज्ञान, ये दो श्रृंखलाएं इस चैनल में प्रारंभ करेंगे, जिनमें आप क्रमिक रूप से हिंदी और दर्शन शास्त्र से संबंधित विभिन्न बातें समझेंगे, सुनेंगे और अपने ज्ञान में वृद्धि करेंगे। आज मैं चर्चा कर रहा हूं दर्शन पर, और आज की चर्चा का विषय है यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे। और उसके पहले हमने लिखा हुआ है दर्शन, जीवन और जगत की समझ। तो दर्शन की जब हम व्याख्या करते हैं या दर्शन शास्त्र को एक विषय के रूप में समझने का प्रयास करते हैं, तो यह व्याख्या बहुत विशद हो जाती है, क्योंकि दर्शन शास्त्र का प्रयास ही जीवन और जगत को उसकी समग्रता में समझने का रहता है। इसके दो परिप्रेक्ष्य हो जाते हैं, भारतीय परिप्रेक्ष्य और पाश्चात्य परिप्रेक्ष्य। और इसीलिए इस विषय को भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन में वर्गीकृत करके पढ़ने की भी परंपरा है। जब हम पाश्चात्य संदर्भों की बात करते हैं तो वहां पर दर्शन शास्त्र के लिए फिलॉसफी शब्द आता है, जो दो शब्दों से मिलकर बनता है। फिलॉस का अर्थ होता है प्रेम या अनुराग, और सोफिया शब्द का मतलब होता है ज्ञान। अर्थात दर्शन शास्त्र का, फिलॉसफी शब्द का सीधा सीधा आशय है पाश्चात्य संदर्भ में ज्ञान के प्रति प्रेम। और इस दृष्टि से इस संसार में हम सभी दार्शनिक हैं, क्योंकि जिसके मन में भी ज्ञान के प्रति प्रेम है वो दार्शनिक है, वो फिलॉसफर है। तो किसी न किसी अंश में हम सभी ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, ज्ञान में अपनी वृद्धि करना चाहते हैं। तो आज से आप और हम ये मानकर चलते हैं कि हम सभी फिलॉसफर हैं। फिलॉसफर कोई दूसरी दुनिया से आए हुए लोग नहीं रहते। ज्ञान के प्रति मनुष्य के मन में स्वाभाविक रूप से प्रेम है, और इसीलिए कहा भी जाता है कि मनुष्य प्रकृति से दार्शनिक है। हम सब में एक दार्शनिक छुपा हुआ है। और जब हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में आते हैं तो दर्शन शब्द दृश्य धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है देखना। और यहाँ देखने से आशय है न केवल देखना, बल्कि देखना, सोचना, समझना, जानना। और व्यापक अर्थों में देखना शब्द को हम अंतर्दृष्टि के रूप में लें तो और अच्छा हो सकता है। जब हम भारतीय परिप्रेक्ष्य की बात करते हैं तो दर्शन शब्द हमें अंतर्दृष्टि के लिए प्रेरित करता है। अर्थात जब हम अपने भीतर की दुनिया को देखते हैं अपनी अंतर्दृष्टि के माध्यम से, तो हमें अपनी ही समझ पैदा होती है। और जब हम अपनी समझ कर विकसित कर लेते हैं तो माना जाता है कि हम में इस पूरे संसार को समझने की भी क्षमता विकसित हो गई। इसे अलग अलग प्रकार से समझाया जाता है। जैन दर्शन कहता है कि एक को समझना सबको समझना है, और सबको समझना एक को समझना है। जब हम वहां पर जब हम वहां पर अनेकात्मवाद पर जाएंगे, तब मैं बताऊंगा कि एक को भी समझ गए तो सबको समझ गए। और वैसी भारतीय दर्शन कहता है, भारतीय दर्शन जो जैन दर्शन से भिन्न दर्शन है, उसका भी कहना है, वैदिक दर्शन का भी कहना है कि आप अपने को समझ गए तो आप इस पूरे संसार को समझ सकते हैं। क्योंकि भारतीय दर्शन में ही श्लोक भी आता है यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे। जो कुछ हमारे शरीर में है वो हमारे पूरे विश्व में है। तो आखिर ये समझ हमें कैसे आएगी और इसे हम कैसे समझ सकते हैं? तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा, विषय को हम जब अलग अलग दिन पढ़ें, कि जैसे जैसे विज्ञान प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता है, वैसे वैसे वो दर्शन को समझने में सक्षम होता है। ये यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे क्या है, इसे कई प्रकार से भारत की दार्शनिक परंपरा सदियों से समझाते आ रही है। जब हम सांख्य दर्शन में जाते हैं तो 5 तत्वों से, जिन्हें पंच महाभूत कहते हैं, जल तत्व, पृथ्वी तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व, इन 5 तत्वों से सृष्टि की रचना हुई है माना जाता है। और जब हम
फिर से इस दर्शन का ज्ञान आगे बढ़ाते हैं तो ये कहा जाता है कि जो उसका सत्कार्यवाद का सिद्धांत है, कार्य कारण सिद्धांत है, और जो सांख्य दर्शन का विकासवाद है, वो समझाता है कि ये जीवन रूपांतरण का खेल है। 5 तत्वों के मिलने से हमारा शरीर बनता है और इन 5 तत्वों से जब हम मुक्ति पा जाते हैं या इन 5 तत्वों का वापस प्रकृति में विलय हो जाता है तो हमारे शरीर का अंत हो जाता है। मतलब ये एक ट्रांसफॉर्मेशन का खेल है, पर आसानी से बात समझ में नहीं आती। जब हम इसे विज्ञान की भाषा में समझते हैं तो एक समझ हमारे अंदर विकसित होती है कि जैसे 5 तत्वों में से एक तत्व पृथ्वी तत्व है, जिसे सरल शब्दों में कहें मिट्टी। तो हम अपने आसपास बड़े बुजुर्गों को कहते हुए सुनते हैं कि मिट्टी का बना हुआ शरीर है, मिट्टी में मिल जाएगा। तो क्या वास्तव में हमारा शरीर मिट्टी से बना हुआ है? मैं तो एक कदम और आगे जाकर के आपकी सोच का विकास करना चाहूंगा कि हम मिट्टी से बने हुए हैं, हम मिट्टी ही खाते हैं और मिट्टी से ही हमारा विकास होता है। फिर आप सोचने लगेंगे हम कहाँ मिट्टी खाते हैं, हम तो चावल खाते हैं, हम तो रोटी खाते हैं, हम तो सब्जियां खाते हैं, हम तो फल खाते हैं, और कोई कोई कहेगा कि हम तो नॉनवेज खाते हैं, और आप हमें बताना शुरू कर दिए कि हम तो मिट्टी खाते हैं और मिट्टी से बने हुए हैं। तो विज्ञान ने अपनी जब समझ विकसित की तब वह इस वाक्य को सही तरीके से समझ पा रहा है कि कैसे हम मिट्टी खाते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण की जब आप व्याख्या समझेंगे तो समझ जाएंगे। आप सभी बचपन से प्रकाश संश्लेषण को सुनते, पढ़ते और समझते आए हैं कि पौधों की जड़ें मिट्टी में जाती हैं, पौधों की पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है और पौधे सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं जिससे उनका भोजन बनता है। और जो कुछ वो भोजन के रूप में बना रहे हैं, चाहे वो फल हो, चाहे हम उनकी पत्तियों को खाएं, चाहे हम गेहूं चावल के रूप में पौधों के अलग अलग अंग, अलग अलग उत्पादों को खाएं, वो सभी ट्रांसफॉर्मेशन का खेल है। हम सीधे सीधे प्रकाश नहीं खा सक रहे हैं, हम सीधे सीधे मिट्टी नहीं खा सक रहे हैं, तो सूर्य का प्रकाश, जल, मिट्टी और आकाश तत्व ये सभी और वायु तत्व ये सभी रूपांतरित हो जा रहे हैं हमारे लिए एक फल के रूप में, हमारे लिए गेहूं के रूप में, हमारे लिए चावल के रूप में। बड़े इत्मीनान से समझिएगा, हम सीधे मिट्टी को नहीं खा सकते, लेकिन हम सेब खा रहे हैं, वह भी तो मिट्टी से ही आ रहा है, पौधों की जड़ें मिट्टी में ही जा रही है। और अच्छे से समझें तो सेब किस किस तत्व का रूपांतरण है। सेब जल तत्व, अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व का रूपांतरण है। ये पूरी सृष्टि ट्रांसफॉर्मेशन का खेल है। सीधे सीधे वो तत्व हमारे अंदर यदि आए तो सीधे सीधे आएंगे, और हम उस रूप में सीधे नहीं ले पा रहे हैं तो वो तत्व रूपांतरित होकर कभी गेहूं के रूप में, कभी चावल के रूप में, कभी फल के रूप में हमारे सामने आते हैं ताकि हमारा जीवन चल सके। विज्ञान में इसे हम ऊर्जा का रूपांतरण का खेल कहते हैं, और विज्ञान हमें समझाता है कि ऊर्जा न तो उत्पन्न हो सकती और न ही नष्ट हो सकती। और बिल्कुल दर्शन ने भी सदियों पहले ये समझाया है। मैं आपको सांख्य दर्शन की ही बातें कर रहा था, जिसको हम आगे बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे। मैं आपको सांख्य दर्शन के विकासवाद के सिद्धांत के माध्यम से ही इस परिवर्तन को समझा रहा था कि किस तरह से प्रकृति हमारे जीने का आधार पैदा करती है। और हमारा ये शरीर 5 तत्वों से बनता है, जल तत्व, पृथ्वी तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व। और हमारा ये शरीर हमारी मृत्यु के बाद उन्हीं 5 तत्वों में वापस चला जाता है। फिर आपके सामने प्रश्न भी आता है कि मैं तो प्रकृति से आया हूं, सृष्टि से आया हूं, सृष्टि में विलीन हो जाऊंगा, मेरे सगे संबंधी, मेरे घर परिवार के लोग, मेरे मित्र गण सभी तो आ रहे हैं और जा रहे हैं, जीवन एक परिवर्तन के खेल में चल रहा है, मैं वापस उन्हें उसी स्वरूप में तो नहीं देख पाऊंगा जिस स्वरूप में उनका शरीर हमारे सामने मौजूद था। तो इसलिए
हमारे शरीर की भी या हमारे शरीर के वर्तमान स्वरूप की भी एक बहुत बड़ी महत्ता भारतीय परंपरा सिखाती है और शरीर का सम्मान करना भी सिखाती है और कहती है शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। इसके अलावा जब हम इस पर बहुत आगे विस्तार से जाएंगे, जब हम आने वाले समय में इस पर चर्चा करेंगे, तो शंकराचार्य ने तो इस परिवर्तन को समझते हुए ब्रह्म सत्यम और जगत मिथ्या की अवधारणा दे दी कि ब्रह्म ही सत्य है, ये सारा जगत तो परिवर्तनशील है, यहाँ तक कि हम सभी परिवर्तनशील हैं। तो हमारा संबंध कैसे है प्रकृति से, हम कैसे परिवर्तित होते हैं, आपके अंदर एक थोड़ी सी समझ आई होगी। और भी आप इसे विज्ञान की तरह से समझेंगे तो आप देखिए हमारे शरीर में जो भी तत्व हैं, ब्रह्मांड में भी वही तत्व हैं। हम इस ब्रह्मांड का अभिन्न अंग हैं, हम उससे परे नहीं हैं। हम मृत्यु के पहले भी थे और मृत्यु के बाद भी रहेंगे। हम एक ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया से ही गुजर रहे हैं। हमारे शरीर में यदि लोहा है तो वो प्रकृति में भी है। आपको यदि आयरन की कमी हो गई तो आयरन टेबलेट खाने के लिए दिया जाएगा। यदि प्रकृति में सोना है तो आपके शरीर में भी सूक्ष्म मात्रा में किसी न किसी रूप में सोने की, स्वर्ण तत्व की मौजूदगी होगी। और सोना चांदी च्यवनप्राश का नाम भी आपने सुना होगा। जितनी मात्रा में आप अपनी सोच का विकास करेंगे, जितनी मात्रा में आप विज्ञान और दर्शन को जोड़ेंगे, उतनी मात्रा में आप में दर्शन की समझ पैदा होगी। जैसे आप फिल्में भी देखें, जब भी मैं फिल्में देखता हूं तो मुझे वहां भी दर्शन नजर आता है। जैसे अभी पुष्पा पिक्चर में एक गाना आया हुआ था, पत्तियां खाती हैं किरणें, किरणों को खाता है बकरा, बकरे को शेर दबोचे। तो मुझको लग रहा था ये तो दर्शन शास्त्र का ही गाना है, और निश्चित रूप से वो दर्शन शास्त्र का ही गाना था। वो इसी प्रकृति के रूपांतरण को समझा रहा था कि किरणों को पत्तियां खा रही हैं, यानी पत्तियां प्रकाश संश्लेषण कर रही हैं, और उनको बकरा खा रहा है, यानी वो पत्तियां बकरे के भोजन का माध्यम बन रही है और बकरों को शेर खा रहा है। तो प्रकृति का एक रूपांतरण या वो विज्ञान की खाद्य श्रृंखला है, और विज्ञान की खाद्य श्रृंखला और विज्ञान का रूपांतरण हमें एक समझ विकसित कर रहा है कि हम इस धरती से, इस प्रकृति से, इस सृष्टि से अनवरत रूप से जुड़े हुए हैं। तो इस विषय को हम धीरे धीरे समझेंगे और ये धीरे धीरे समझने का ही विषय है। इसके भारतीय और पाश्चात्य दृष्टिकोण पर भी हमारी चर्चा रहेगी। और चूंकि हम विषय की समझ भी विकसित करना चाहते हैं और साथ ही हम अपने प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों को भी समय समय पर उनकी प्रतियोगी परीक्षा के अनुसार मार्गदर्शन देना चाहते हैं, तो ये श्रृंखला जारी रहेगी। और इसके साथ ही हम पिछले वर्ष के प्रश्न पत्रों को भी हल करेंगे, ताकि मुख्य परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को दर्शन शास्त्र का उत्तर कैसे लिखते हैं ये भी समझने में मदद मिले। क्योंकि दर्शन को समझना एक अलग कार्य है और दर्शन को परीक्षा के संदर्भों में लिखना एक अलग कार्य है। तो दर्शन को समझना विद्यार्थियों के लिए भी बहुत ही रुचिकर है, और जो अध्ययन नहीं कर रहे हैं उनको भी ये श्रृंखला बहुत लाभदायक और बहुत रुचिकर लगेगी। साथ ही जो विशुद्ध विद्यार्थी हैं, जिनको भी पीएससी की मुख्य परीक्षा देनी है, तो उनको आंसर राइटिंग स्किल में एक्सपर्ट बनाना ये भी हमारा एक फर्ज बनता है। तो इसके साथ साथ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पिछले वर्षों के कुछ प्रश्नों के मॉडल आंसर भी बताऊंगा, और उनके उत्तर मैंने खुद तैयार किए हैं और आप उनको एक मददगार के रूप में, एक मार्गदर्शक के रूप में देख सकते हैं कि हाँ, हमारा आंसर किस पैटर्न पे होना चाहिए और कैसे हम शब्द सीमा में किसी प्रश्न को लिख सकते हैं। धन्यवाद।